मोहसिन साहब ने माशाल्लाह से बड़ा अच्छा इनकम टैक्स अमेंडमेंट्स को पेश किया। अब मैं जनाब इमरान गाजी साहब को गुजारिश करता हूं कि वो आकर पंजाब सेल्स टैक्स के ऊपर ब्रीफिंग दें। अब मैं उधर आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खानेवाल टैक्स बार एसोसिएशन की निज़ामिया जनाब मलक साहब को और जनाब वसीम अकरम साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, सलीमी साहब, पैटर्न, मेहमान ख़ुसूसी मोहम्मद यूनुस गाजी साहब और तमाम जो मौजूद हैं। फ्रांस एक्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी से मोहसिन रज़ा साहब ने इनकम टैक्स का चैप्टर तो कवर कर लिया है और इंशाल्लाह आगे एक बार फिर इनके लिए क्लैपिंग। इन्होंने बहुत मेहनत से और जो कमेंट्री है मैंने बहुत देखी है, लेकिन जो इन्होंने कमेंट्री बनाई है इंतहाई आम फहम और माशाल्लाह एक चीज़ को समझ आ गई है हमें। जहाँ पर है पंजाब रेवेन्यू जो बेसिकली जो हमारा पंजाब गज़ट में जो आया है पंजाब फाइनेंस एक्ट 2025, इसमें सिर्फ इस बार एक ही ला तब्दील किया गया है और वो है पंजाब सेल टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012। और बाकी इसमें कोई इस दफ़ा कि पंजाब के जो प्रोविंशियल लाज है उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं की गई। और जो स्कीम ऑफ लॉ था पंजाब सेल टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012, इस बार वो इंटायरली चेंज कर दिया है। सारे दोस्त तरह पे काम कर रहे हैं। पंजाब सेल टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 जो पहले काम कर रहा था वो इस तरह काम कर रहा था कि जी कि इसमें शेड्यूल थे 1 और 2 और जिस सर्विस को टैक्स करना था वो सेकंड शेड्यूल में उसका डालकर उसमें उसको रेट कर दिया गया था कि सेकंड शेड्यूल में जी आप कोई भी अगर काम कर रहा है तो वो शख्स चाहे वो प्रॉपर्टी डेवलपर है, बिल्डर है या कोई भी सर होटल रेस्टोरेंट, तो वो टैक्सेबल सर्विसेज को लिमिटेड कर दिया गया था सेकंड शेड्यूल की हद तक। और उस पर आगे उनका रेट था कि स्कूल, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल से उनके रेट थे आगे कि ये रेट होगा तो हम उसको वो शख्स पंजाब रेवेन्यू में अपने आप को रजिस्टर कराएगा PRA में और सर्विसेज टैक्स पे करेगा। ये था उन सर्विसेज की हद तक। 2025 से जो हमारा फाइनेंस एक्ट आया है 30 जून 2025 से पहले वो सिर्फ लिमिटेड था, सिर्फ उसी सर्विसेज की हद तक जिसको पंजाब रेवेन्यू ने 2012 से लेकर अब तक टैक्स किया हुआ था। अब इसमें उसका स्कीम ऑफ लॉ उन्होंने एंटायरली बदल दी है। इसमें मुख्तसर सा है, मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। हाफिज़ सईद साहब भी आ गए हैं सेल टैक्स का, सबको उनका भी मुतमनी है सुनने के लिए। तो सिर्फ एक नया कंसेप्ट डाल दिया है कि अजम्पशन वगैरह जहाँ होती थी उसको उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया है। सेक्शन 3A डाल दिया गया है टैक्स फ्री सर्विस कि अब जिसको PRA कहेगा कि जी कि टैक्स फ्री सर्विस है तो वो टैक्स फ्री सर्विस है। इसके अलावा हर सर्विस टैक्सेबल हो गई है, जितनी सर्विसेज है सारी उसके अलावा सब टैक्सेबल है, चाहे वो वकील है, चाहे वो मोची है, चाहे नाई है। सिर्फ इसमें फ़र्क इतना है कि हमारा जो सेल टैक्स एक्ट 1990 है उसमें एक थ्रेश होल्ड है कि ये सर्विस इससे ऊपर जाएगी तो उसने सेल टैक्स में खुद को रजिस्टर कराना है। उसमें सर्विस बोल रही हूँ, सप्लाईज ऑफ गुड्स अगर इस लिमिट से ऊपर जाएगी और अगर वो आइटम 6 शेड्यूल में नहीं है तो वो शख्स अपने आप को लायबल टू बी रजिस्टर्ड तस्वर होगा सेक्शन 225 सेल टैक्स एक्ट 1990 के तहत और वो खुद को रजिस्टर कराएगा। अब वो उस थ्रेश होल्ड से अगर नीचे है तो उस पर सेल टैक्स एप्लीकेबल नहीं है अगर वो 6 शेड्यूल में आइटम है और वो उससे नीचे है। अब क्या हुआ है कि अब इसमें कोई मॉनेटरी नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है कि आगे आ जाए अभी, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस कर रही है गवर्नमेंट पंजाब की। तो अब टैक्स फ्री सर्विस को उन्होंने शेड्यूल 1 कर दिया है कि शेड्यूल 1 जो होगा वो टैक्स फ्री सर्विस होगा और शेड्यूल 2 होगा। इसमें 3 पार्ट कर दिए हैं। पार्ट 1 होगा जो स्टैंडर्ड रेट है, पार्ट 2 होगा फिक्स रेट है, पार्ट 3 है वो रिड्यूस रेट है। जो पहले पार्ट जो इनका सेकंड शेड्यूल था जिसमें PRA में रेट मुख्तलिफ दिए गए थे उसकी ग्रुपिंग कर दी है बस कि ये 16% वाला है, ये 5 वाला है और ये रिड्यूस वाला है।
स्टैंडर्ड रेट वाला है। तो स्टैंडर्ड रेट जो भी होगा वो उन्होंने जैसे बिल्डर डेवलपर पर ₹1.50 है वो पर स्क्वायर फुट स्क्वायर यार्ड, तो उसको उन्होंने फिक्स कर दिया है। तो अब उन्होंने इसको थोड़ा सा ना समराइज़ कर दिया है पार्ट वाइज, कि आपको ढूंढने में, तलाश करने में, रिड्यूस रेट में और फिक्स रेट में आसानी हो। तो जो अहम चीज़ है वो हमारे लिए है पार्ट 1, फर्स्ट शेड्यूल है जो, जिसमें उन्होंने कहा जी कि सर्विसेज हैं रे, इस पर हम कोई टैक्स नहीं लेना चाहते। उसमें भी ज़्यादातर वो सर्विसेज हैं जो सर्विसेज फॉल करती हैं गवर्नमेंट के लिए, जैसे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं। उन्होंने कहा जो गवर्नमेंट दे रहा है तो गवर्नमेंट, अगर कोई एनजीओ भी है तो एनजीओ के लिए भी ज़रूरी है कि वो कमिश्नर से अब एजम्पशन सर्टिफिकेट ले। अगर किसी इलाके में कोई एनजीओ काम कर रही है और सर्विस दे रही है तो उस सर्विस को भी सर्विस के बदले चार्ज कर रहे हैं। जैसे मुख्तावर अमीन हॉस्पिटल है हमारा, और दूसरे हॉस्पिटल्स हैं जो एनजीओ के तहत काम करते हैं, ट्रस्ट हैं। इसी तरह आपके जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं, वो बेसिकली ट्रस्ट के अंदर काम कर रहे हैं। अब उनको एजम्पशन सर्टिफिकेट लेना होगा, अदरवाइज़ वो बच्चों को स्कूल की फ़ीस भी जो चार्ज कर रहे हैं, ट्यूशन फ़ीस ले रहे हैं, उस पर भी अब पंजाब रेवेन्यू टैक्स लग गया है। तो पंजाब रेवेन्यू ने अब इसको स्कोप को बहुत वसी कर दिया है। अब फ्यूचर है आपका पंजाब का सेल टैक्स, और इसमें अगर एजम्पशन दी गई है छोटी छोटी तो ज़्यादातर वो गवर्नमेंट इदारों को दी गई है। इनकम टैक्स के वकीलों को जी अभी एक फ़ैसला आया था जिस पर कहा गया जी कि सैड करीम साहब ने कहा जी कि सेकंड शेड्यूल हमारे पे वकला पे अप्लाई नहीं होता। टैक्स कंसल्टेंट पे तो कॉर्पोरेट टैक्स में कह रहा हूँ, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट पे तो शुरू से टैक्स है। जो कॉर्पोरेट का काम कर रहा है वो किसी भी हैसियत में कर रहा है, वो पहले दिन से है। पंजाब रेवेन्यू ने क्या किया था कि एक एडवोकेट का लफ्ज़ डिलीट किया था सेकंड शेड्यूल से जी कि इनको 5% जो टैक्स है, 16% टैक्स है, वो हम डिलीट कर देते हैं एडवोकेट के लिए। इस पर सैड करीम साहब ने अभी 2 महीने पहले जजमेंट दी है लाहौर हाई कोर्ट से। उन्होंने कहा जी कि जब डिलीट कर दिया गया है तो इसका मतलब है कि वो एडवोकेट से नहीं लेना चाह रहे, और एडवोकेट से जब टैक्स नहीं लेना चाह रहे तो इट मीन्स कि अगर कोई एडवोकेट कॉर्पोरेट की भी सर्विस दे रहा है तो वो उस अजम्पशन में आ जाएगा, अगर डिलीट हो गया। लेकिन अब है कि वो जो कानून था वो ख़त्म हो गया, अब पूरे का पूरा शेड्यूल ही नया आ गया है। जब लॉ में नए सिरे से कुछ चीज़ इंसर्ट हो जाए तो फिर वो जजमेंट जो पहली होती हैं जो किसी इस मफरूज़े पे कह जी कि हमने इसको इस लॉ में डिलीट किया था, अब जब एक नई चीज़ इंसर्ट हो रही तो फिर इसको नई मीनिंग में देखा जाएगा। तो अब इसकी जो अब तो यही देखने में आ रहा है जी कि वकला पर भी टैक्स लग गया है, जिसमें सिविल के वकील भी शामिल है। सिविल के वकील भी आ गए हैं, जो मेरी समझ आ रही है। बाकी इस पर जो लिटिगेशन होगी फिर देखा जाएगा। जब पंजाब गवर्नमेंट ने सिविल के वकला पर पावर अटॉर्नी 200 रुपये कर दी, 100 रुपये कर दी, नकल फार्म 500 कर दिया, तो फिर वो सर्विसेज टैक्स भी लागू पीछे नहीं होगी। अभी तक हमारी जो सिविल के वकला हैं वो भी मायूसी का है कि वहाँ भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। पिछले दिनों में फेडरल मिनिस्टर ने अनाउंस किया वो कोर्ट फीस खत्म कर रहे हैं। कोर्ट फीस सर का ख़त्म होगी, अभी तो चल रही नहीं ये जो वकालतनामे में आप भी आपने नकल फार्म अप्लाई करना है लाहौर हाई कोर्ट में 500 रुपये उसकी फ़ीस है। कर दी है, ठीक है, लेकिन अभी वो पंजाब के लिए ऊपर वालों के लिए क्यों नहीं? अभी ये काम सिंध में नहीं हो रहा, KPK में नहीं है, सरहद में नहीं है, तीनों सूबों में नहीं है। पंजाब के अंदर भी जो बेंच लाहौर का है वहाँ नहीं है। ये मुल्तान के लिए सिर्फ, जनूबी पंजाब की बात ये हमारे मुल्तान में रियाज गिलानी साहब हैं, सही उन्होंने इसको उठाया है। अब चीफ जस्टिस साहिबा ने लाहौर हाई कोर्ट से मरासला जारी कर दिया है जी कि ये कानून में आ गया है, अब हमसे बात ना करें, आप गवर्नमेंट पंजाब से बात करें। अब गवर्नमेंट पंजाब से बात करें, पहले तो आप लाहौर में तो 500 रुपये लेना शुरू करें। हम तो डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, हम कानून की बात नहीं कर रहे। ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। लाहौर हाई कोर्ट में वकला 500 रुपये की टिकट नहीं लगा रहे, टिकट लगा रहे हैं तो पंजाब भावलपुर, मुल्तान भावलपुर में लग रही है।
डिस्क्रिमिनेशन की तो हम बात नहीं कर सकते। बदमाशी। उसकी वजह यह है कि एक रात में 10 चोरियाँ होती हैं और जो पकड़ा जाता है सबसे कम अमाउंट वाली चोरी वाला पकड़ा जाता है। अब वो कभी नहीं कह सकता कि पहले वो 9 पकड़े तो पूरे बाद में पकड़ा। लेकिन वो लगा तो है उनको, वो दे नहीं रहे। नहीं, वो दे नहीं रहे, ये तो दे रहे हैं ना, इसमें चोरी वो वाली दे बात नहीं रहे। हाँ, देने वाली बदमाशी है उनकी, आप ही ना है। अच्छा तुम दस दो जो टैक्स फ्री होता दस दो साल ਉਹਦੀ याद सर इसमें टैक्स फ्री जो सर्विसेज हैं मैं वो बता देता हूँ। टैक्स फ्री केड़े ताकि याद हो अगर तो फेडरल प्रोविंशियल लोकल अथॉरिटी सर्विस दे रहे हैं डॉक्टर की, मेडिकल की और स्पेशलिस्ट बेड और रूम चार्जेस, तो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं ये टैक्स फ्री में है। और फिर इसी तरह स्किन और लेज़र क्लिनिक वगैरह के जो जितने भी हैं उसमें से अगर कोई शख्स जल गया है उसको टैक्स फ्री है। कोई बर्न हो गया, बर्न होने में आता है, अगर कोई वैसे जाता है लेज़र कराने के लिए सिंपैथी के तहत है, जलने वाला तो उसके ऊपर कोई नहीं है। फिर इसी तरह मैं सिर्फ अहम बता रहा हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गई वो गवर्नमेंट की है, उसको उन्होंने जो गवर्नमेंट की पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो गवर्नमेंट की, एक तो है जनरल एजुकेशन सर्विस एंड एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय द फेडरल। अब जनरल एजुकेशन में हम यही मतलब लेंगे या FA-BA, इससे बाहर जब जाएंगे तो वो जनरल एजुकेशन नहीं होगी। फिर मसलन प्राइमरी से लेकर FA-BA तक तो जनरल एजुकेशन ही कहलाएगी। उसके अलावा अगर स्पेशल एजुकेशन टेक्निकल आप कोई कोर्स करते हैं LLB जैसे है तो वो जनरल एजुकेशन से बाहर हो जाएगा। और फिर इसी तरह गवर्नमेंट के जो इदारे एजुकेशन दे रहे हैं उस पर टैक्स फ्री है, वो सर्विस है। फिर कोरियर सर्विस है जो गवर्नमेंट दे रही है, और गवर्नमेंट और वो भी उस हद तक गवर्नमेंट जैसे GPO है तो वो गवर्नमेंट इदारे को अगर कोई डाक पहुंचाएगा, हाँ जी गवर्नमेंट का इदारा किसी दूसरे गवर्नमेंट के इदारे को डाक पहुंचाएगा तो उस पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, वहाँ आम पब्लिक से वो लेगा। फिर इसी तरह पासपोर्ट ID कार्ड उसको उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया कि वो भी, क्योंकि हर चीज़ फिर सर्विस है। हाँ जी तो इसको अगर ऐसा ना हो कि नादरा वाले कल PRA वाले बैठे हों और वो बुला लें नादरा वालों को जमन कि आप भी आ जाएं, आपने इतनी सर्विस दी है, पैसे लिए हैं तो उस पर हमें सर्विस टैक्स दें, उसको भी टैक्स फ्री कर दिया है। पासपोर्ट भी शनाख्ती कार्ड भी दोनों है। हाँ, पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड दोनों सर्विस। गवर्नमेंट वाले सारे। गवर्नमेंट बनवा दे। फिर इसी तरह जो गवर्नमेंट के इदारे हैं जो रिलीजन, आर्ट, कल्चर और स्पोर्ट्स की सर्विसेज दे रहे हैं उनको भी टैक्स फ्री में डाला है। आर्ट काउंसिल में और इसी तरह गवर्नमेंट के इदारे जो स्पोर्ट्स क्लब हैं, प्ले ग्राउंड हैं और कोई पार्क्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, म्यूज़ियम्स हैं, तो गवर्नमेंट के हैं फिज़िकल सेंटर्स हैं, इनको भी टैक्स फ्री में कर दिया है। और फिर जो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, उसको उस हद तक किया गया अगर वो किसी गवर्नमेंट की स्कीम में काम कर रहे हैं। और फिर NGO वाली मैंने बात कर दी है कि उनको 230 के जम्सन लेनी पड़ेगी। और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की जो भी होगा, जैसे जिसमें मेजर जो है वो रोना वस्तीज़, क्योंकि मैं रोना वस्तीज़ टाइम्स से लेकर NCBA और ISP जब मेरे पास है तो इनका पीछे सारा स्ट्रक्चर मुझे पता है, ट्रस्ट है पीछे। अब इनको 230 लेना पड़ेगा, अदरवाइज 230 नहीं लेंगे तो फिर टैक्सेबल सर्विसेज हो जाएंगी इनकी। यूनिवर्सिटी चार्टर लिया हुआ असेंबली से वो तो फिर उसमें नहीं आती ना यूनिवर्सिटी। नहीं, वो उसमें काम नहीं कर रही जी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर। एजुकेशन प्रोवाइडेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर रही जी। ये आगे NGO बना के उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को कहा जी कि आप ट्रस्ट काम करें। वहाँ पर कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अहदेदार किसी भी यूनिवर्सिटी में आके कंट्रोल नहीं संभाल के बैठे। रे उनका जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ है यूनिवर्सिटी वही चलाता है, जिसने चार्टर करवाया है। प्राइस का ताल्लुक नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ऐसे ही जैसे कंपनी रजिस्टर करा लो या पार्टनरशिप रजिस्टर करा लो, सिर्फ सब जो एजुकेशन एग्जाम्पशन है या सिर्फ गवर्नमेंट को गवर्नमेंट का बाकी कोई नहीं छूट। बाकी 16 नंबर सीरियल में एक दिरना मुतालबा था इनका वेयर हाउस वालों का, कोल्ड स्टोरेज वालों का जी कि हमारा अपना कोल्ड स्टोरेज है, वो उन्होंने मान लिया है। उन्होंने कहा जी कि उतनी हद तक आपको जमशन है जितना आप अपना माल स्टोर करेंगे। सर वो तो पहले भी है, पहले भी इसी तरह की जाति जितने लगते ही नहीं होते। जाति पे भी लगा देते हैं सर वो। अच्छा वो लगा रहे हैं। PRA का जितने पैसे बैंक में आए हैं वो कहते हैं जी कि आपका कोल्ड स्टोरेज के ऊपर आए हैं। नहीं तो उसका फिर फर्क आएगा जो नहीं आप भी पैसे जमा कराने हैं जेब में, बस देना पड़ेगा भी इतनी बोरियां मेरी आधी से नहीं दुकानें इतनी बोरियां मेरी आधी होती। इसी तरह जो फोटोग्राफर हैं अगर वो किसी आम सड़क गली महल में बैठा तो वो अजम्पशन है, पहले भी अजम्पशन थी, इसको वही अजम्पशन रिपीट करती है।
और सबसे जो 19 नंबर सीरियल आई है अभी तक ना समझ नहीं आ रही किसी को भी, किराएदार वाली। वो कहते हैं कि रेंटिंग ऑफ पर्सनल डिवेलिंग फॉर रेसिडेंशियल यूज़। डिवेलिंग है जी कि आप किसी घर को किसी किराए के मकसद के लिए, रहाइश के लिए आप घर को किराए पे दे देते हैं। ये भी सर्विस है, ये सर्विस है और इस पर टैक्स फ्री सर्विस है। टैक्स फ्री है ये? ये टैक्स फ्री है अगर आपने किराए पर घर रहाइश के लिए दिया हुआ है, अच्छा, उस सूरत में टैक्स फ्री है। और इसको फिर रेजिडेंशियल है अगर तो नॉन रेजिडेंशियल पे नहीं है। अब अगर इसको दूसरी सेंस में देखें, हम सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 में आते हैं, वहाँ 16% रेट है हर सर्विस पे। अच्छा, अब अगर घर जाती घर टैक्स फ्री है तो प्लाट अगर कोई किराए पे दिया हुआ है, अच्छा, उस पर टैक्स होगा, अगर किसी ने पार्किंग स्टैंड बनाया हुआ है वहाँ पे, उस पर टैक्स होगा। तो या किसी ने टावर लगवा दिया है हाँ जी, हाँ जी। तो वो टैक्स, सेल टैक्स चार्ज होगा। और फिर इसके बाद दूसरी तरफ हम जाते हैं कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी पे भी ऑटोमेटिकली अदरवाइज समझा जाएगा। तो दुकानदार जो है दुकानों में बैठे हैं वो सारे taxable है ना? वो टैक्सेबल हो गए, वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी 16% में टैक्सेबल है। अब इसमें जो सबसे बड़ा अब जो आना है वो विद होल्डिंग एजेंट के लिए मसला बनना है। विद होल्डिंग एजेंट में जो PRA का जो विद होल्डिंग रूल है 2015 के, उसके तहत जितनी भी कंपनीज हैं वो अगर सर्विस ले रही हैं तो सर्विस प्रोवाइडर से जितना सेल टैक्स बनता है वो उन्होंने उससे कार्ड लेना है, विद होल्ड कर लेना है। अगर तो सर्विस प्रोवाइडर ने इनवॉइस दे दी है तो ठीक है। अगर 1 लाख रुपए की इनवॉइस है, सीधे अल्फाज में 1 लाख रुपए की इनवॉइस है, उसने 1,16,000 रुपये रजिस्टर्ड पर्सन है PRA में, उसने 1,16,000 की इनवॉइस दी है तो वेरी वेल एंड गुड। कंपनी क्या करेगी, विद होल्डिंग एजेंट क्या करेगा, 1 लाख रुपये दे देगा, 16,000 रुपये खुद जमा करा देगा। अगर उसको सर्विस दी है इंडिविजुअल ने या EOP ने तो वो 16% खुद जमा करा देगा। इनवॉइस 1,16,000 की आई है, लेकिन अगर PRA में पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है और उसकी इनवॉइस आती है, चाहे वो इंडिविजुअल है, EOP है, कंपनी है, उसकी इनवॉइस आती है 1 लाख रुपए की, मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं 16% चार्ज नहीं कर सकता, मेरी इनवॉइस चली गई है विद होल्डिंग एजेंट के पास। तमाम कंपनीज हैं वो तमाम के तमाम विद होल्डिंग एजेंट है। अब PRA के अंदर जब 2015 के रूल में हम उसको इनवॉइस दे दी तो PRA कहता है जी कि अब विद होल्डिंग एजेंट ने उसको 16% पहले से नहीं देना, उसकी इनवॉइस में से 16% काट लेना है। 153 भी कटेगा, 16% भी कटेगा, वो एक इनकम टैक्स में चला जाएगा, अरे सेल टैक्स PRA में 16% चला जाएगा। इसका नुकसान क्या हो रहा है जी कि जो भी अब एक कंपनी है, मैं किसी को कहता हूँ जी कि मैं विद होल्डिंग एजेंट हूँ, आप मुझे आकर सर्विस दें, मेरा घर बनाए, कंस्ट्रक्शन करें, मेरी बिल्डिंग बना दें, मैं किसी को बुलाता हूँ, मैं कोई भी सर्विस लेना चाहता हूँ किसी शख्स से, उसे मैं कहता हूँ भाईजान, वो कहता जी 1 लाख रुपए का आपका खर्चा है जी, बिल आपका 1 लाख रुपए होगा। मैं कहता हूँ भाईजान मैं आपको दूंगा 75,000 रुपये, इनकम टैक्स काट के। वो कहता जी किसी और से करा ले। प्रैक्टिकली ये लाभ पॉसिबल नहीं है। सर्विस प्रोवाइडर जब तक रजिस्टर्ड नहीं होते, जब तक उन पर चेक एंड बैलेंस नहीं होता, किसी शख्स को मैं 1 लाख रुपए की कॉस्ट, अगर एक मैकेनिक है, मैं अपनी गाड़ी सही करवाने के लिए भेजता हूँ वहाँ पे, अब मैकेनिक ने तो मुंह मांगे पैसे लेने। अब मैं किसी हॉस्पिटल में जाता हूँ, वहाँ से इलाज करवाता हूँ, विद होल्डिंग एजेंट हूँ, मेरे एम्प्लॉइज गए हैं, तो वहाँ इलाज कराने में डॉक्टर तो नब्ज पर रख के पैसा निकलवाता है। अब उससे मैं कैसे कहूँगा मैं आपकी विद होल्डिंग करूँगा? तो विद होल्डिंग सारी की सारी करोड़ों रुपए होती है, ये खुद इनको कंपनियों को जमा करानी पड़ती है। पहले से जमा करानी पड़ती है। अब इसमें पहले एक रायत दी गई थी 2015 के रूल में कि जो कंपनी एक्टिव होगी सेल टैक्स के PRA के अंदर और वो फाइलर भी होगी, उसकी विद होल्डिंग नहीं करनी। ये रायत थी 2025 तक। अभी 15-20 दिन पहले रूल 3A डाल दिया, 5A PRA ने विद होल्डिंग रूल में डाल दिया है 2015 के। उसमें उन्होंने कहा जी कि जितनी भी टेलीकॉम और इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये 80% अब कंपनी की भी विद होल्डिंग करेंगी। टेलीकॉम कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और एक और कंपनी है, ये अब इनकी भी विद होल्डिंग करेंगे जो एक्टिव कंपनीज है। और जो बाकी विद होल्डिंग एजेंट है वो अब 20% विद होल्डिंग करेंगे। 16% का 20% आप खुद जमा कराएंगे और बाकी रकम 80%
जो शख्स कंपनी में एक्टिव है PRA में, वो खुद जमा कराएगा। मीन्स कि आपस में क्रॉस मैच भी अब हुआ करेगा। टेलीकॉम कंपनी है, इंश्योरेंस है और इस तरह की एक और कंपनी है, वो 3 कंपनियां अब 80% काटेंगी। ऐसे मोबाइल लिंक वाले हो गए, इन्होंने कोई सर्विस ले रहे हैं किसी से, टावर लगवाते हैं, ऊपर सर्विसेज लेते हैं, कोई इक्विपमेंट लगवाते हैं, सर्विस ले रहे हैं किसी से, इंजीनियर्स की सर्विस है, मेंटेनेंस की सर्विस है, इंश्योरेंस कंपनी से सर्विसेज ले रहे हैं। ये 80% विद होल्डिंग बीइंग विद होल्डिंग एजेंट, जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है इनको सर्विस, उस कंपनी का भी 80% काट के जमा कराएंगे। और बाकी 20% पहले रिजम्पशन थी, अब रिजम्पशन विड्रा कर लिया है PRA ने, अब आपस में डिवाइड कर दिया है दोनों को कि कुछ पैसे वो जमा कराएगा, कुछ वो जमा कराएगा। अब 20% तो हर कंपनी का भी उन्होंने अब काटना है। और इसके बाद होटल्स वगैरह के लिए जो है रेस्टोरेंट्स हैं, इसमें बड़ी ड्रास्टिक तब्दीली की है। इनको उन्होंने एक सॉफ्टवेयर दिया हुआ है EMS, इधर हरियाणा में POS है, इधर EMS है। तो ये इसमें कोई टेक्निकल मसला भी नहीं है। वो कहते हैं हमारी वेबसाइट पे आएँ आप, PRA वाले का जो क्लेम है, वेबसाइट पे फाइल भरी है, आप डाउनलोड करें, अपने कंप्यूटर में प्ले कर दें, रन कर दें, तो हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। आपको किसी टेक्निकल पर्सन को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो होटल्स हैं, जो बाकी जितने भी जिनको पाबंद किया गया है रेस्टोरेंट्स को कि जी के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, वो अभी तक रिलेक्टेंट हैं, क्योंकि उनको 16% और 5% पर जो कैश का और फैसिलिटी दी गई है, वो 16% कैश की इन्वाइसों को दाएँ बाएँ कर अपना बाकी टैक्स जमा करा रहे हैं। तो अब उनके EMS सॉफ्टवेयर ना लगवाने की पेनल्टी थी 1 लाख रुपए, अब उस पेनल्टी को 10 लाख कर दिया। अब महंगाई के हिसाब से उन्होंने, जब पेनल्टी 1 लाख रुपए आई थी उस वक्त सोने का रेट था 50,000 रुपये। गंदम का रेट बहुत कम हुआ है ना, ये भी देखें ना। सर गंदम के हिसाब से, अब सोने के हिसाब से हम चल रहे हैं। हम सोने का रेट बढ़ता जा रहा है, डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है, हमारी पेनल्टियाँ भी उसी हिसाब से बढ़ती जा रही हैं। जी 16%। उस पर जो रेस्टोरेंट है, अगर तो पेमेंट का मोड है कार्ड, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो उस पर 5% है, उस पर इनपुट नहीं मिलता। और बाकी कैश के ऊपर 16% है, उस पर इनपुट मिलता है। और बाज़ ऐसे होटल भी हैं जिन्होंने इसी वजह से अपनी इस फैसिलिटी से अपने आप को बाहर निकाला हुआ है कि हम 5% वाली फैसिलिटी नहीं देंगे। अभी 2 महीने पहले इधर सेवियर है, पता ये रावलपिंडी इस्लामाबाद में होटल है चावलों वाला, वहाँ पे एक बंदे ने अपनी वीडियो बना के जी कि मुझे 16% चार्ज कर दिया है। जिन्होंने PRA से परमिशन ली हुई है कि हम 16% चार्ज करेंगे, चाहे वो ATM से, डेबिट क्रेडिट मशीन से भी पेमेंट क्यों ना हो रही हो, वो 16 ही करेंगे फिर। और इसमें एक और फ़र्क है, जो होटल है वो उनके पे 16 है, रेस्टोरेंट पे 5 है। जो होटल्स रेस्टोरेंट की सर्विस भी दे रहे हैं वो 16 ही चार्ज कर रहे हैं, चाहे आप कार्ड से भी पेमेंट करें। तो ये सर अहम चीज़ें मैंने बता दी हैं। बाकी इसमें कोई किसी का क्वेश्चन है तो। रिड्यूस रेट किस पे है वो तो जरा बता दें। सर जी रिड्यूस रेट होटल वालों पर है 5% विदाउट इनपुट एडजस्टमेंट। मैरिज हॉल पर है, यदि 5%। मैरिज हॉल, लॉन, पंडाल, सामियाना सर्विसेज, सर जी ये 5% है जी। और कैटरिंग, हाँ 5% है। कैटरिंग सर्विसेज वगैरह पे 5% है। नहीं अब हुआ है जी अब हुआ है सर। देख लें वो नहीं साहब कह सर ये मेरे पास लिखा हुआ है 5%, गजल छपा हुआ है। फिर इसी तरह इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर पे फायर इंश्योरेंस, गुड इंश्योरेंस, कुछ पे 0 है, कुछ पे 5 है, कुछ पे 16% है। और रेस्टोरेंट की भी कैफ़े, फूड, पार्लर, कॉफ़ी हाउस, मसलन जितने भी हैं तो 5% है। इनको इनपुट नहीं मिलेगा जो 5% लेते हैं, इनको इनपुट नहीं मिलता फिर। इनको इनपुट नहीं मिलता सर, जो होटल के लिए। 16 में जाता है, इनपुट की वजह से 16 में जाते हैं। वेयरहाउस है इधर पे नहीं 5%। इसमें वेयर हाउस, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हैं और फ्रेंचाइज सर्विस इंक्लूडिंग IPT सर्विस है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय पर्सनल केयर, बाय ब्यूटी पार्लर, सैलून एंड सिमिलर अदर एस्टेब्लिशमेंट, इन पे 5% है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT वाले हैं, 0% है विदाउट इनपुट, और 5% है विदाउट इनपुट टैक्स।
है जो 0% उन पर है फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सॉफ्टवेयर और IT बेस्ड सिस्टम डेवलपमेंट पर्सनस एंड 5% विदाउट इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट फॉर अदर्स। जो ये सर्विस दे रहे हैं कि टैक्स एडजस्टमेंट फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सॉफ्टवेयर और IT बेस्ड सिस्टम डेवलपमेंट पर्सन, इन पर कैटेगरी कोई होगी इनकी तो उस पर 0 है, बाकियों पर 5% है सॉफ्टवेयर वालों पे। बाहर सप्लाई कर रहे IT सर्विस। और बाकी जो है रे ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज जो दे रहे हैं इन पर 16% और कुछ पे 0% है जो ट्रेनिंग दे रहे हैं सर्विसेज की, जो IT वगैरह के साथ HR की ट्रेनिंग देते हैं जो इस तरह के, उनके लिए 0% है। और फिर टूर ऑपरेटर है उनके लिए 5% है। मैन पावर रिक्रूटमेंट ये भी वही HR वाले हैं, ये भी 5% है। सर्विस प्रोवाइडेड बाय प्रॉपर्टी डीलर एंड रियल्टर्स 5% विदाउट इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। सर्विस प्रोवाइडेड बाय फैशन डिज़ाइनर, ब्रांड नेम, लोगो। फिर सर्विस प्रोवाइडेड बाय टाउन प्लानर, लैंडस्केपर, ये जो नक्शे वगैरह बनाते हैं, इन पे 5%। रेंट ए कार, इन पे 5%। कार ऑटोमोबाइल डीलर, इन पे भी 5% है। फिर ब्रोकरेज अदर देन स्टॉक एंड इंडेंटिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग एजेंट, ब्रोकर, अंडरराइटर एंड ऑक्शनियर्स, इन पे 5% है। 5% हो गया। हाँ जी। फिर जिम वगैरह पे, इंडोर स्पोर्ट्स, ये 5% है। लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनर, ये 5%। केबल TV ऑपरेटर 5%। अब आगे सीरियल नंबर 22 सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अकाउंटेंट्स इंक्लूडिंग प्रैक्टिसिंग चार्टर और कॉस्ट अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, एक्चुअरीज, टैक्स कंसल्टेंट्स। अब टैक्स कंसल्टेंट बाई इसमें डाल दिया गया है बाय वट एवर नेम कार्ड, कि वो अपना कोई भी नाम रख लें। सलीमी साहब का नाम लिखा है विच। हाँ जी, चाहे वो अपने आप को टैक्स कंसल्टेंट नहीं भी लिखता, नहीं लगता मुशीर इनकम टैक्स लिख देता है। क्या है उस पे? उस पर मैं बताता हूँ, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, रिसीवर्स, लिक्विडेटर्स, ऑक्शनियर्स एंड कॉर्पोरेट लॉ कंसल्टेंट्स वेदर इंडिविजुअल और अदरवाइज। इन पर है जी 5% विदाउट इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट फॉर सर्विसेज रिलेटिंग टू अकाउंटेंसी, ऑडिट, टैक्स और कॉर्पोरेट लॉ कंसल्टेंसी एंड 16% बाकियों के लिए। ये 5% है, ਇਹਦਾ मतलब ग्रासर सीट थोड़ी शो करो, खर्चे थोड़ी शो करो। ਇਹਨਾਂ ਤੇ 5 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ 5 ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ नहीं बाकी- बाकी तो बन जाना। बाकियों में ये है जी कि इसमें अगर आप अकाउंटेंसी, ऑडिट, टैक्स और कॉर्पोरेट की सर्विस दे रहे हैं तो 5 पाँच है ना, है। वही इसके अलावा सब पे 16 है। ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ 5 ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜੋ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। अच्छा, इसमें प्रॉपर्टी इसमें तो सबसे अहम बात आई है ना कि अगर हम सेकंड शेड्यूल का पार्ट 1 देखते हैं और फिर फर्स्ट शेड्यूल को देखते हैं, फर्स्ट शेड्यूल में एडवोकेट का लफ्ज़ नहीं है, एडवोकेट का नहीं है, यानी टैक्स फ्री नहीं है। टैक्स फ्री नहीं है। सीरियल नंबर 22 में भी एडवोकेट नहीं है, हाँ, अच्छा दोनों में ही नहीं है। वो 5% से भी निकल गया, 16 में चला गया। फिर वो टैक्स फ्री से भी निकल गया, 16 में आ गया। 16 में आ गया फिर तो ये एक हमें तो फिर भी टैक्स कंसल्टेंट के लिए 5 है, बाकी सिविल के वकला के लिए 16 है। अगर टैक्स कंसल्टेंट भी सिविल की सर्विस देता है वो भी 16 है। उसको उन्होंने रेट लिख दिया बी में 16% फॉर अदर्स। वो सदर साहब को लगेगा 16। तो ये सिर्फ टैक्स और कॉर्पोरेट के लिए 5% की रियायत दी गई है। ये हमारे लिए खुशाइन बात है कि हमारी टैक्स बार घट है ते ग्रासर सीट घट है। नहीं अपना सदर ਜਿਹੜਾ ਪੁਸ਼ਵਾਰੇ ਭਰੇਗਾ ਉਹ ਤੇ 5, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 16। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੋਸ਼ਾਰੇ ਭਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੋਸ਼ਾਰੇ ਭਰਦੇ ਆ ਉਹਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ उनके लिए भी है जी उनको। अच्छा, इसमें 26 नंबर सीरियल है मेडिकल कंसल्टेंट विजिट फी एक्सीडिंग 1500 अच्छा फीस पर कंसल्टेशन फी 1500 नहीं रखी है। और मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट। अच्छा फिर बेडरूम चार्जेज ऑफ हॉस्पिटल एक्सीडिंग 6000 पर डे पर बेडरूम। तो इनको है 0% विदाउट इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। ये जब बिल आया था उसमें हमने कहा था मुल्तान से भी कि बाकी शहरों से भी कमेंट्रियों में सब ने कहा था कि गलती हो गई है। वो अब बजट आया तो बजट में भी फ्रांस बिल वो जो कर दिया उसमें। गजट में भी कुछ सही नहीं किया। और ये कह रहे हैं जी कि जो 1500 से ऊपर का बिल होगा डॉक्टर का या कमरे का किराया 6000 से ऊपर होगा तो उसको 0% है। उल्टे लिख दिया। उल्टा लिख दिया। उल्ट लिख दिया। अच्छा
फिर फोटोग्राफर वगैरह के लिए जो किसी बड़े प्लाजा में बैठा है, किसी बड़ी अच्छी मार्केट मार्केट में बैठा है, तो उसके लिए 5% है। तो ये जो वीडियो बनाते थे रोते शादी के आप ये अगर अच्छी जगह पे बैठा है, किसी प्लाजे में बैठा है, किसी स्टूडियो में बैठा है, सर बैठा नहीं है खड़ा है आउटडोर एक्सक्यूज मी सर बैठा भी हो सकता जो आउटडोर फंक्शन या इंडोर सर उसमें काम अगर तो उसकी दुकान वो उसकी दुकान की लोकेशन पर डिपेंड करता है। अगर दुकान है गली मोहल्ले में तो उसको माफ़ी है, बाकी को रही है अगर वो है। ये जो सारे काम ही वीडियो ये वीडियो बन रही है सर वो आपकी बात ठीक है। यहाँ कोई खड़ा नहीं है, खड़ा नहीं। सोशल मीडिया पूरा ही आ गया वीडियो। फिर पार्किंग सर्विस है वो इधर 5% कर दी है। अच्छा पार्किंग एक उसके किराए पे 16%। हाँ पार्किंग पे पार हाँ पार्किंग 16 जो वो पार्किंग वाला अगर उसकी अपनी जगह तो 5% है, अगर उसने किराए पे ली हुई है तो 16% उसको वहाँ भी लगेगा। जगह वाली कहानी जो बन रही है। और फिर ड्रेस डिजाइनिंग स्टिचिंग उस पर कितना है? दर्जियों पे भी है? हाँ 5%। सर सर्विस है ना वो, दर्जियाँ से 5% लग गया मौसम है। पहले का है सर जी ये तो। और इसके साथ कोई ये जो शादियों पे एसी वगैरह देते हैं कूलिंग करने के लिए, उस पर 5% है। और शादी में फंक्शन भी होते हैं बड़े बड़े छठे ही कुछ नहीं ऐसा मूवी तो पूछा थी वो तो बस नहीं ये तो है उन लोगों के लिए। वालों के लिए था क्या है नहीं और होंगे ना सरकारी फंक्शन, मतलब मीडिया आ गया, बहुत बड़ा सेमिनार है, हाँ जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी टेंट लाਉਂਦੇ ਉਹਦੇ वास्ते अब सिर्फ एक रायत दी गई है इसमें, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। कोई किराया तभी सुनियो सिनेमा हॉल अच्छा उसको 0% है। नाम के साथ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। हाँ जानना कोई नहीं कितने सैंडविच फिल्म में कितने साल हो गए तो सैंडविच बड़े हुए? तो 40 साल चलें जी, इसके साथ ये टॉपिक ख़त्म हुआ है हमारा। किसी के दोस्त का कोई सवाल है तो चलो जी। इमरान साहब एक सवाल है कि हमने अपनी एक जगह जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रेंट पे दी हुई है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो हमारा टैक्स जो है वो 16% टैक्स काट के बाद हमने 1 लाख रुपए दी हुई है उसको। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो हमें 1 लाख रुपए पर 16% टैक्स हमारा करेगी टैक्स काट के हमें लाख। उसमें ऐसा 2 तरीके हैं। पहला तरीका वो है कि विद होल्डिंग एजेंट का जो तरीक़ेकार है वही रहेगा। अगर तो मालिक मकान अपने आप को रजिस्टर करा लेता है PRA में, तो फिर तो वो 1,16,000 का बिल भेजेगा। अदरवाइज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए लाजमी है कि वो 16% काट कर फिर उसको 83,000 दे। और अगर 15 लाख से ज़्यादा किराया बनता है उधर वो फार्मूला से अगर हम रजिस्टर करा लेते हैं तो वो टैक्स काटेगा। फिर नहीं काटे, फिर आपने बिल लगा के देना है 16%। फिर आप लगा के उसे चार्ज करेंगे। ये तो जुर्माना है कि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन सर्विस दे रहा है, तो गवर्नमेंट ने उसको कहा जी कि आप इसे जुर्माना लगाएं कि ये सर्विस क्यों दे रहा है आपको। और अगर हम रजिस्टर हो जाए फिर हम 1,16,000 का देंगे उसको। फिर आप इन्वाइस देंगे प्रॉपर उसको, फिर सेल टैक्स की इन्वाइस भी जमा कराएंगे, सेल PRA की रिटर्न भी जाएंगे। तो PR में दोनों साइड डिवाइड करना चाहिए। दुकान लेने वाला है भी और देने वाला भी। जी सर। दोनों सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जिम्मेदार। जो मालिक मकान है वो बना है, किराएदार नहीं बना। लेकिन किराएदार कंपनी है तो वो विद होल्डिंग एजेंट है। तो उस सूरत में अगर कंपनी है तो उसने किराया खुद काट कर टैक्स काट के जमा कराना है। इसका सादा सोल उन्होंने रखा है कि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है किराया लेने वाला तो वो 15% पल्ले से देगा, 15 या 16%। अगर वो अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेता है तो उसकी लाख रुपये पूरा है प्लस वो 16% डाल के फिर इनवाइस देगा। अगर नहीं रजिस्टर्ड तो अपने पैसों में से कटवाएगा। फिर विद होल्डिंग एडजस्टेबल है। दोनों का ध्यान जो टैक्स का बनाएगा वो बैंक वाले के नाम से बनाएगा, फिर वो अपने रिटर्न में एडजस्ट करना। एडजस्ट कर। फिर जो विद होल्डिंग का जो रूल है ना वो रही है कि आपने पहले रजिस्टर अच्छा इसमें 2 तरीके हैं। आपको नोटिस आता है कि जी कि आप विद होल्डिंग एजेंट है, रजिस्टर करा लें। मेरा वहाँ पे थोड़ा सा आज से कुछ 7-8 साल पहले की बात है, नोटिस आए 2017-18 में हमें। तो सीधी बात एक ही की थी कि हमें प्रोविजन ऑफ लॉ बताएं जहाँ पे रजिस्टर होना ज़रूरी है विद होल्डिंग एजेंट के लिए। PRA में विद होल्डिंग एजेंट के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। वहाँ एक चलान दिया हुआ है, फॉर्म है, वो फॉर्म जमा करा के अपने बैंक में जमा करा कर
PRA को इंटीमेशन दे देनी है जी कि इस शख्स की मैंने इतनी विद होल्डिंग कर ली है, रिहा विद होल्डिंग एजेंट के लिए अगर वो सर्विस नहीं दे रहा। और इसके ऊपर अभी तक वही लॉ चल रहा है। सिर्फ इनको लालच किया है मुल्तान PRA को कि अगर आप सॉफ्टवेयर में अपना लॉगिन अपना एंटिन ले लेंगे, वहाँ से रिटर्न जमा कराएंगे, जो चालान होगा वो मुल्तान को क्लेम होगा। अगर आप दूसरे तरीके से नेशनल बैंक में जमा करा देंगे या बैंक ऑफ पंजाब में जमा करा देंगे चालान, वो लाहौर को चला जाएगा क्रेडिट उसका। तो इनकी कोशिश यही होती है कि नहीं आप जो कंपनी जितनी भी है विद होल्डिंग एजेंट हैं वो मुल्तान में आप रजिस्टर करा लें PRA में, और फिर हर महीने ऑनलाइन रिटर्न जमा कराते रहें। अदरवाइज लॉ में रिक्वायरमेंट रजिस्ट्रेशन की नहीं है, एक फॉर्म जमा करा के इंटीमेशन दे दें हर महीने, वो भी काफ़ी है। ओके जी फिर शुक्रिया।